हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इंटेलिजेंस पीसीएस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम लोग डेली करंट अफेयर्स का डिस्कशन कर रहे हैं और डेली करंट अफेयर्स के डिस्कशन में हम लोग जो है केवल करंट अफेयर्स का ही डिस्कशन नहीं करते हैं, बल्कि करंट अफेयर से जीएस को भी रिलेट करके समझने की या पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये लाभ आपको तभी मिल पाएगा जब आप हमारे पूरे वीडियो को देखने का पेशेंस रखते हैं। अगर हमारे आप पूरे वीडियो को देखते हैं तो आपके केवल करंट अफेयर्स ही नहीं, जीएस भी तैयार होंगे और इसके साथ ही साथ करंट अफेयर्स आपको कहीं से ना तो कोई मंथली मैगजीन ना तो कोई ईयरली मैगजीन एग्ज़ाम टाइम में ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन शर्त यह है कि मेरे वीडियो को आप पूरा देखें। अगर पूरा वीडियो नहीं देखने की क्षमता है तो आप यहीं पे हमारा वीडियो स्किप कर सकते हैं, आपके देखने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आज का जो पहला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनना है। और कथन क्या क्या है कि संसद का शीतकालीन सत्र 1 से 19 दिसंबर तक चलेगा, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इस दौरान कुल 13 बैठकें होगी। तीसरा जो है कि 2013 में इससे पहले शीतकालीन सत्र केवल 14 दिन चला था और 11 बैठकें हुई थी। संसद के सत्र को राष्ट्रपति द्वारा आहूत किया जाता है। तो देखिए इसमें से मतलब हमको ये चुनना है कि असत्य कथन कौन सा है। तो ये आज के न्यूज़पेपर में आया है, आज की खबर है कि जो हमारे संसदीय कार्य मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, ठीक है, उनका नाम क्या है, किरण रिजिजू, रिजिजू। इन्होंने क्या कहा है, मतलब जानकारी दी है कि संसद का सत्र जो है 1 से 19 दिसंबर तक चलेगा और ये संसद का शीतकालीन सत्र होगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट इस हिसाब से हमारा सही हो जाता है। फिर इन्होंने बताया है कि इस दौरान कुल 15 बैठकें होंगी, 15 बैठकें होगी, जिसको विपक्ष बहुत कम बता रहा है। तो इस तरीके से हमारा दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इस दौरान कुल 13 बैठकें होंगी। और यहाँ हम क्या बता रहे हैं कि किरण रिजिजू महोदय ने क्या बताया है कि कुल 15 बैठकें होंगी, यानी कि हमारा दूसरा कथन ही असत्य है, बी वाला ऑप्शन ही हमारा असत्य है। और आगे क्या है कि 2013 में इससे पहले शीतकालीन सत्र में केवल 14 बैठकें हुई थी, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता है। और मतलब 14 दिन तक सत्र चला था, 11 बैठकें हुई थी। और इस बार 1 से 19 दिसंबर तक चलेगा, यानी लगभग 18 दिन तक सत्र चलेगा और कुल 15 बैठकें होने वाली हैं। ठीक है, और संसद के सत्र को राष्ट्रपति द्वारा आहूत किया जाता है। राष्ट्रपति ही संसद के सत्र का आह्वान करता है और संसद के सत्र का समापन भी राष्ट्रपति ही करता है। तो इस प्रकार से ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता है, यानी गलत कौन सा है, बी वाला है, क्योंकि इस बार संसद का सत्र 1 से 19 दिसंबर तक चलेगा, तो इस दौरान कुल 15 बैठकें होनी है, 13 नहीं होनी है। और इसके विषय में हम जान लेते हैं कि इस दौरान सरकार की कोशिश रहेगी कि वह 119वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पास करवा ले, 130वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पास करवा ले, जन विश्वास बिल पास करवा ले, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बिल भी पास कराने की कोशिश सरकार करेगी। तो 129वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम में क्या है, 130वां में क्या है और जन विश्वास अधिनियम क्या है, इंसॉल्वेंसी क्या है, इसको आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। अगर हम संसदीय सत्र की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 में संसदीय सत्र से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 में संसदीय सत्र से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। संसद के किसी सत्र को बुलाने की शक्ति की अगर बात की जाए तो ये शक्ति किसके पास होती है, सरकार के पास होती है। ठीक, संसद के किसी सत्र को बुलाने की शक्ति सरकार के पास होती, सरकार ही मतलब ये निर्धारित करती है कि संसद का सत्र कब से कब तक चलेगा। मतलब सरकार ही राष्ट्रपति को सलाह देगी और फिर राष्ट्रपति जो है संसद के सत्र को आहूत करेगा, किस अनुच्छेद के तहत, 85 के तहत। ठीक है,
इस निर्णय पर संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति, मतलब इस पर जो निर्णय होता है वो संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति लेती है कि संसद का सत्र कब बुलाना है और कब इसका सत्रावसान करना है। अगर संसद के सत्रों की बात की जाए तो आमतौर पर एक साल में 3 सत्र होते हैं संसद के, जिनको पहला जो हम कहते हैं जो साल के आरंभ में होता है लगभग जनवरी लास्ट से, इसको हम बोलते हैं बजट सत्र। ठीक है, बजट सत्र ये सबसे लंबा सत्र होता है। ये लगभग जनवरी लास्ट से शुरू होकर के मार्च के पहले सप्ताह तक लगभग चलता है। ठीक है, और दूसरा सत्र जो हमारा होता है वो होता है मानसून सत्र, जिसको हम क्या बोलते हैं, मानसून सत्र। ठीक, और तीसरा जो हमारा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र, तो इस समय शीतकालीन सत्र का ही आयोजन होने वाला है। और एक शर्त ये भी है कि एक साल में संसद के 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से एक साल में कम से कम 2 सत्र आयोजित होना जरूरी हो जाता है, ऐसा संविधान में कहा गया है। ठीक, तो सबसे लंबा बजट सत्र जनवरी के अंत में शुरू होता है और अप्रैल के अंत या अगले महीने के प्रथम सप्ताह तक जाता है। ठीक है, जनवरी से शुरू होकर के अप्रैल के अंत या अगले महीने के पहले सप्ताह तक जाता है बजट सत्र। इस सत्र में एक अवकाश भी होता है बीच में, ताकि संसदीय समितियां बजटीय प्रस्तावों पर चर्चा कर सकें। दूसरा सत्र लगभग 3 सप्ताह का होता है। ठीक है, दूसरा यानी मानसून सत्र जो होता है वो लगभग 21 दिनों का होता है, जो जुलाई माह में शुरू होता है। तो यानी कि दूसरा सत्र आमतौर पर जुलाई अगस्त के दौरान आयोजित किया जाता है। ठीक है, जुलाई अगस्त के दौरान दूसरा सत्र आयोजित किया जाता है। सत्र को आहूत करने के लिए राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को समय समय पर मतलब संबंधित यहाँ पे सम्मन रहेगा, सम्मन जारी करता है। ठीक है, सम्मन जारी करता, समय समय पर संसद के सत्र को आहूत करने के लिए राष्ट्रपति क्या करेगा, सम्मन जारी करेगा। और संसद के दोनों सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, ये बताया ही गया। अब अगर संसद के एक शब्द बार बार सुनते होंगे कि सत्र को स्थगित कर दिया गया, अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया, तो स्थगन का क्या मतलब होता है हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, स्थगन का क्या मतलब होता है, संसद की बैठक को स्थगन या अनिश्चित काल तक स्थगन, सत्रावसान या विघटन द्वारा समाप्त किया जाता है। ठीक है, संसद की बैठक को स्थगन द्वारा, अनिश्चित काल तक स्थगन द्वारा या सत्रावसान द्वारा समाप्त किया जाता है। तो स्थगन का मतलब क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। स्थगन द्वारा बैठक को कुछ निश्चित समय, जो कुछ घंटे, दिन या सप्ताह हो सकता है, के लिए निलंबित कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि संसद का सेशन चल रहा है तो कुछ सदस्य लोग हंगामा करने लगे। ठीक है, तो संसद की बैठक स्थगित कर दी गई। अक्सर आप न्यूज़ में देखते होंगे कि सदस्यों के हंगामे के कारण या वॉकआउट के कारण लोकसभा अध्यक्ष ने या राज्यसभा सभापति महोदय ने इतने समय के लिए संसद के सत्र को स्थगित कर दिया। ठीक है, तो इसको स्थगन बोलते हैं। स्थगन का मतलब है कि संसद का सत्र पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि कुछ घंटे के लिए या कुछ हफ्ते के लिए उसमें ब्रेक लगा दिया गया है। ठीक है, ब्रेक लगा दिया गया है। तो कुछ घंटे, दिन या हफ्ते का जो है जब संसद का सत्र रोक दिया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्थगन बोलते हैं। ठीक, सत्रावसान क्या होता है, जैसे एक होता है सत्र आहूत करना, सत्र आहूत भी राष्ट्रपति करेगा, और फिर सत्रावसान करना, सत्रावसान भी राष्ट्रपति करेगा। सत्रावसान का मतलब होता है कि सत्र को समाप्त करना। ठीक है, राष्ट्रपति क्या करेगा, सत्र को समाप्त कर देगा। जैसे मान लीजिए कि अभी शीतकालीन सत्र चलेगा, शीतकालीन सत्र जो है बताया गया है कब से चल रहा है, 1 से 19 दिसंबर। तो 19 दिसंबर को जब सत्र समाप्त होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, सत्रावसान कहेंगे। ठीक है,
और एक शब्द और आप सुनते होंगे, विघटन। विघटन का मतलब होता है, पहली चीज़ तो जो संसद का अस्थाई सदन होगा उसका कभी विघटन नहीं होगा। यानी संसद का अस्थाई सदन हमारा राज्यसभा है, तो इसका कभी विघटन नहीं होता है। ठीक है, इसका विघटन नहीं होगा। विघटन का मतलब पूरी तरह घटित हो जाना, समाप्त हो जाना। लेकिन लोकसभा का विघटन होता है, प्रत्येक 5 साल पर या उससे पहले भी लोकसभा का विघटन हो सकता है। ठीक है, तो विघटन का मतलब होता है कि किसी मतलब संसद के किसी एक असेंबली का, किसी एक सभा का समाप्त हो जाना। ठीक है, तो राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती, वो हमेशा चलती रहती है, लेकिन लोकसभा जो है विघटित होती है। इसीलिए कहा जाता है कि राज्यसभा संसद का उच्च सदन है एवं अस्थाई सदन है। ठीक है, अस्थाई का मतलब ही हुआ कि कभी विघटित नहीं होती, जबकि लोकसभा संसद का निम्न सदन है और अस्थाई सदन है। राज्यसभा को उच्च सदन क्यों कहा जाता है? राज्यसभा को उच्च सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि राज्यसभा में जो वरिष्ठ जन होते हैं वही राज्यसभा के मेंबर बनते हैं। जो सीनियर सिटीजन होते हैं, जो गणमान्य व्यक्ति होते हैं, अक्सर वही राज्यसभा के मेंबर बनते हैं। जबकि लोकसभा के मेंबर जो जनता द्वारा इलेक्ट होके जाते हैं, वो मतलब राज्यसभा मेंबर की तुलना में कह लीजिए कि कम योग्यता के या मतलब कम अनुभव के होते हैं। इसीलिए राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा में अक्सर जो है कला, साहित्य, समाज सेवा या खेल में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रतिष्ठित सदन है राज्यसभा, इसलिए हम इसको उच्च सदन बोलते हैं। लेकिन राज्यसभा को उच्च सदन तो बोला जाता है, लेकिन इसको द्वितीय सदन भी कहते हैं। और लोकसभा को निम्न सदन तो बोला जाता है, लेकिन इसको प्रथम सदन, यानी निम्न एवं प्रथम सदन हमारा लोकसभा है। ठीक है, उच्च एवं द्वितीय सदन हमारा राज्यसभा है। तो ये कुछ दोनों सदनों में अंतर है, इसको जान लीजिए। राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती, लोकसभा विघटित होती है। सत्रावसान का मतलब है कि किसी सत्र को राष्ट्रपति द्वारा समाप्त कर दिया जाना। ठीक, तो अब आप इसको समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। कोरम, किसी भी संसद का सत्र चलने के लिए कम से कम जो उसके कुल सदस्य संख्या है उसके 1/10 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होती है। संसद का कोई भी सदन चलने के लिए, सत्र नहीं, कोई भी सदन चलने के लिए 1/10 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होती है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? गणपूर्ति या कोरम। कि न्यूनतम 10, मान लीजिए कि लोकसभा में 550 मेंबर हैं, तो लोकसभा में 55 मेंबर कम से कम जरूरी हैं उपस्थित होना, तभी लोकसभा की कार्यवाही संचालित होगी, अन्यथा नहीं होगी। राज्यसभा में 250 मेंबर हैं, तो कम से कम 25 मेंबर सदन में उपस्थित होंगे, तभी राज्यसभा की कार्यवाही संचालित होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? गणपूर्ति या कोरम बोलते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अपने हेल्थ सिस्टम पर बोझ कम करने के उद्देश्य से वीजा नहीं देने का निर्देश दिया है? ठीक है, अपने हेल्थ सिस्टम पर बोझ कम करने के उद्देश्य से, देखिए यहाँ वीजा नहीं देने पूरा प्रश्न नहीं लिखा गया, गलती हो गई। ठीक है, किसको? डायबिटीज और मोटापे की समस्या से जो लोग जूझ रहे हैं, ऐसे लोगों को वीजा नहीं देने का फैसला किया है अमेरिका ने। ठीक है, डायबिटीज और मोटापे की समस्या से जो लोग ग्रसित हैं, डायबिटीज और मोटापे की समस्या से उनको वीजा नहीं दिया जाएगा। ये एडवाइजरी अपने एम्बेसडर, अपने मतलब दूतावासों में जारी की है अमेरिका ने। ठीक है,
इसके लिए इमिग्रेशन नियमों के पब्लिक चार्ज रूल का सहारा लिया गया है। पब्लिक चार्ज का आशय क्या होता है कि ऐसे लोगों से है जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर बहुत मतलब बोझ साबित हो सकते हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर जो लोग बोझ साबित हो सकते हैं उनको कहा जाता है पब्लिक चार्ज। ठीक है। कार्डियोवास्कुलर, श्वसन रोग, कैंसर, मेटाबॉलिक रोग, न्यूरोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ जैसी बीमारियों पर ध्यान दिया जाएगा। यानी कि इन बीमारियों में से कोई व्यक्ति अगर ग्रसित है किसी भी बीमारी से, चाहे कार्डियोवास्कुलर हो, चाहे श्वसन रोग हो, चाहे कैंसर हो, चाहे मेटाबॉलिक रोग हो, या न्यूरोलॉजिकल कोई रोग हो, या मेंटल हेल्थ हो, तो उसको अमेरिका की यात्रा करने का वीज़ा नहीं मिलेगा। मोटापे को भी इसके अंतर्गत गंभीर बीमारी माना जाएगा, क्योंकि यह हाई बीपी और अस्थमा जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है। अधिकारियों को आवेदक की चिकित्सा उपचार के लिए भुगतान करने की क्षमता का आकलन करने का भी निर्देश दिया गया है। मतलब ये भी कहा गया है कि जो है चिकित्सा, अगर कोई व्यक्ति अमेरिका में यात्रा कर रहा है, अमेरिका की यात्रा कर रहा है, तो उसकी ये भी जांच की जाए कि अगर यह व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसके भुगतान करने की क्षमता कितनी है। ठीक है, वो अपनी बीमारियों का इलाज करवा पाएगा या नहीं करवा पाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न जो है पीसीएस परीक्षा में, आपके पीसीएस एग्जाम में पूछा गया था एक बार। ठीक है, तो क्या है ये कि यमुना नदी के जल बंटवारे के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है आपको बताना है। यमुना नदी के जल बंटवारे, वर्ष 1994 में यमुना के जल बंटवारे को लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और हरियाणा के बीच समझौता हुआ था। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। 1994 में यमुना नदी के जल बंटवारे को लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और हरियाणा के बीच समझौता किया गया था। यमुना के हथनी कुंड बैराज का निर्माण किया गया था इस समझौते के तहत, ये भी बिल्कुल सही है। 2015 में एनजीटी ने हथनी कुंड बैराज से ही यमुना में 353 क्यूसेक पानी का प्रवाह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, यमुना नदी अक्सर चर्चा में बनी रहती है क्योंकि ये नदी दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। तो दिल्ली की ही ये खबर है, दिल्ली की वजह से ही ये न्यूज़ में आया है। क्या खबर है कि वर्ष 2019 में राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की ने यमुना में छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा को 353 क्यूसेक से बढ़ाकर 812 क्यूसेक करने की सिफारिश की थी। क्यों सिफारिश की थी? पहली चीज़ तो यहाँ ये भी जान लीजिए कि राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, रुड़की में है। ये भी हमारे यूपी पीसीएस में पूछा जा सकता है, इसी टाइप के प्रश्न हमारे यूपी पीसीएस में पूछे जाते हैं। ठीक है, राजधानी में यमुना का केवल 2% हिस्सा इसके कुल प्रदूषण का 79% भार वहन करता है। आप सोच सकते हैं कितनी गंभीर समस्या है। यमुना का केवल 2% जल राजधानी में है और वो कुल प्रदूषण का 79% वहन कर रहा है। यानी यमुना नदी जितना प्रदूषित है उसका 79% अकेले दिल्ली में होता है। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में यमुना का कितना बुरा हाल है, जबकि केवल 2% इसका जल ही मतलब दिल्ली में पड़ता है, राजधानी में पड़ता है। तो इसमें जैव रासायनिक ऑक्सीजन यानी बीओडी जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड स्वस्थ स्तर पर 3 मिलीग्राम प्रति लीटर से काफ़ी अधिक 70 मिलीग्राम प्रति लीटर पहुंच गई है। अब सोच सकते हैं कितनी गंभीर स्थिति है। ठीक है, यानी कि 3 मिलीग्राम प्रति लीटर जो है बीओडी डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड 3 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए और ये पहुंच गई है 70 मिलीग्राम प्रति लीटर। इसका मतलब क्या है कि यमुना पूरी तरह मृत प्राय होने की स्थिति में पहुंच गई है दिल्ली में। कई स्थानों पर घुलित ऑक्सीजन 0 मिलीग्राम प्रति लीटर है, जबकि इसे 5 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए। ये भी एक बहुत गंभीर स्थिति है कि जो जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा है वो 5 मिलीग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए, लेकिन यमुना का क्या हाल है कि वहाँ 0 मिलीग्राम प्रति लीटर है। यानी 1 लीटर जल में ऑक्सीजन के अंश मिल ही नहीं रहे हैं।
0 मिलीग्राम प्रति लीटर हो गया है ये, ठीक है, यानी बहुत कम लेवल पर पहुंच गया है। तो इससे क्या हो रहा है, फेकल कॉलीफॉर्म की सुरक्षित सीमा प्रति लीटर 2500 सर्वाधिक संभावित संख्या की जगह कई लाख तक पहुंच गई है। यानी फेकल कॉलीफॉर्म की जो सुरक्षित सीमा है वो 2500 से अधिक नहीं होनी चाहिए, फेकल कॉलीफॉर्म की सीमा, और उसकी संख्या अब कई जगह पे क्या हो गई है, लाख के ऊपर पहुंच गई है। ये आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली यमुना में जैविक रूप से मृत है, यानी जैविक मरुस्थल है। अभी ये जल्दी में ही 2021 या 22 पीसीएस में पूछा गया था कि किस नदी को जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है, तो यमुना नदी को जो है जैविक मरुस्थल की संज्ञा इस प्रकार दी जा सकती है या दी जाती है कि यमुना जो है पूरी तरह जैविक मरुस्थल बन गई है दिल्ली में, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, इसको आप जरूर याद रखिए। इसमें ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए, आपके पर्यावरण से रिलेटेड है कि बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड 3 मिलीग्राम प्रति लीटर से काफ़ी ज़्यादा 70 मिलीग्राम प्रति लीटर पहुँच गई है। कई स्थानों पर घुलित ऑक्सीजन जो है 0 मिलीग्राम प्रति लीटर है, जबकि इसे 5 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए। तो ये आप जब मुख्य परीक्षा के लिए इस तरीके का प्रश्न आ जाएगा GS3 में, तो उसमें भी आपको लिखने में मदद मिलेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आदिवासी समुदायों के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट शुरू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। तो देखिए जीनोम आदिवासी समुदायों के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट जो शुरू किया है, इसको गुजरात ने शुरू किया है। क्यों? क्योंकि गुजरात की जो आदिवासी आबादी है, आदिवासी आबादी जो गुजरात की है, वो उसका एक बड़ा हिस्सा जो है आनुवांशिक बीमारियों से जूझ रहा है, आनुवांशिक बीमारियों से जूझ रहा है, ठीक। तो आनुवांशिक बीमारियों से जूझ रहा है, इसलिए गुजरात सरकार ने क्या किया है, जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है। जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट में क्या होने वाला है, आगे हम देखते हैं। तो जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट में क्या होगा कि गुजरात में आदिवासी लोकनायक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाने का संकल्प लिया, जो भारत सरकार का आह्वान है। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के नेतृत्व में यह प्रोजेक्ट आदिवासी समुदायों के आनुवांशिकता का अध्ययन करेगा, यहाँ आनुवांशिकता होगा, अध्ययन कर रोग के परीक्षण, उपचार और स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान केंद्रित करेगा। जीनोम इंडिया पहल के तहत कार्यरत जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट यह समझने का प्रयास करता है कि आखिर क्यों आदिवासी समुदायों में आनुवांशिक विकृतियों की दर बढ़ रही है, जो अक्सर अंतर्विवाह और सीमित आनुवांशिक विविधता का कारण होते हैं, ठीक है। क्या करेगी जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट जो गुजरात का है, वो करेगा कि आखिर क्या कारण है कि आदिवासी समुदायों में आनुवांशिक विकृतियां बढ़ रही हैं, जो अक्सर अंतर्विवाह और सीमित आनुवांशिक विविधता के कारण होता है। यानी कि आदिवासियों में, क्योंकि वो अंतर्जातीय विवाह करते हैं और उनमें आनुवांशिक विविधता बहुत कम पाई जाती है, इस वजह से उनके यहाँ इस तरीके की वंशानुगत समस्याएं, आनुवांशिक विकृतियां बढ़ रही हैं। तो इसका और क्या कारण हो सकता है और इसका निवारण क्या हो सकता है, इस पर जो है जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट क्या करेगा, अध्ययन करेगा, ठीक। अब जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट के विषय में और जान लेते हैं कि यह प्रोजेक्ट आदिवासी समुदायों को बेहतर स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं बनाने में भी मदद करेगा। शरीर की कोशिकाओं के अंदर मौजूद आनुवांशिक सामग्री को जीनोम कहा जाता है। यानी जीनोम किसको कहते हैं, ये साइंस का प्रश्न है कि जीनोम कहते हैं शरीर की कोशिकाओं के अंदर मौजूद आनुवांशिक सामग्री, ठीक है। कोशिका के अंदर जीन का सटीक स्थान और उसकी रचना को समझने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है। यह जीनोम में होने वाले परिवर्तन के बारे में बताता है।
गुजरात की आदिवासी आबादी लंबे समय से थैलीसीमिया और सिकल सेल जैसी आनुवांशिक बीमारियों से जूझ रही है। ठीक है, गुजरात की जो आदिवासी आबादी है वो काफ़ी टाइम से थैलीसीमिया और सिकल सेल जैसी आनुवांशिक बीमारियों से परेशान है, इसीलिए जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट गुजरात सरकार ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन आज का हमारा है कि अगले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं? तो पीएम मोदी भूटान की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। भूटान के जो पूर्व नरेश हैं उनकी 17वीं जयंती मनाई जाने वाली है और उनकी 17वीं जयंती पर जो कार्यक्रम होगा उसमें प्रधानमंत्री महोदय शामिल होंगे और भगवान बुद्ध के जो पवित्र अवशेष हैं पिपराहवा अवशेष, पिपराहवा जो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से संबंधित है, ये अवशेष भी वहाँ प्रदर्शनी के लिए रखे गए हैं। और ये अवशेष पिपराहवा जो अवशेष हैं भगवान बुद्ध के पवित्र जो पिपराहवा अवशेष हैं, ये पहली बार नहीं दूसरी बार भूटान पहुँचे हैं। ठीक है, दूसरी बार। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं भूटान से संबंधित। प्रधानमंत्री मंगलवार को 2 दिवसीय यात्रा पर भूटान जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मुलाकात करेंगे। मोदी और भूटान नरेश भारत और भूटान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित 1020 मेगावाट की पुनात सांगछू 2 जल विद्युत परियोजना का संयुक्त रूप से उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री भूटान के पूर्व नरेश जिग्मे सिंगे वांगचुक की 17वीं जन्मतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। यानी उनकी जो 70th जन्मतिथि मनाई जाएगी उसके कार्यक्रम में भी पीएम मोदी भाग लेंगे। और प्रधानमंत्री की यात्रा जो है भगवान बुद्ध के पवित्र पिपराहवा अवशेषों की प्रदर्शनी के समय हो रही है। ऊपर हमने इसको बताया ही कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की वहाँ प्रदर्शनी लगाई गई है। पिपराहवा अवशेष, इन अवशेषों को भारत से भूटान भेजा गया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री भूटान की राजधानी में इन पवित्र अवशेषों की पूजा करेंगे और भूटान सरकार द्वारा आयोजित विश्व शांति प्रार्थना महोत्सव में भी भाग लेंगे। पिपराहवा अवशेष उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से संबंधित है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि देश की पहली वंदे भारत ट्रेन स्लीपर कोच रखरखाव सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, जिसके 2026 के मध्य तक तैयार हो जाने की संभावना है। तो इसका उद्घाटन किया गया है जोधपुर में। ठीक है, और 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कहाँ से किया गया है प्रधानमंत्री जी द्वारा? तो वाराणसी से। कल की घटना है, यानी कि 8 नवंबर को 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को प्रधानमंत्री महोदय ने वाराणसी से रवाना किया है। और भारत ट्रेन स्लीपर कोच सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? जोधपुर में किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस से 4 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी देकर रवाना किया। ये हैं वाराणसी खजुराहो, फिरोजपुर दिल्ली, लखनऊ सहारनपुर और एर्नाकुलम बेंगलुरु। इसके साथ ही देश में वंदे भारत ट्रेनों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 160 से ज़्यादा, मतलब लगभग 160 ट्रेनें हो गई हैं जो वंदे भारत हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? केंद्र सरकार के नागरिक जुड़ाव कार्यक्रम माई गव इंडिया ने हाल ही में प्रोजेक्ट वीर गाथा 5.0 कार्यक्रम की शुरुआत की है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य वीरता पुरस्कार विजेताओं की कहानियों के माध्यम से छात्रों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित करना है। ये भी सही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। ठीक है, इसका उत्तर क्या है कि वीरता पुरस्कार पोर्टल के तहत 2021 में स्थापित यह परियोजना रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय तथा माई GOV का जो है संयुक्त प्रयास है। माई गव जो एक पोर्टल है केंद्र सरकार का, और रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, तीनों का संयुक्त प्रयास है। ये क्या? वीरता प्रोजेक्ट वीर गाथा, जिसको नाम दिया गया प्रोजेक्ट वीर गाथा 5.0, ये तीनों मंत्रालयों का संयुक्त प्रयास है। इसके जरिए देश भर के स्कूली छात्र कविताओं, निबंधों, चित्रों, मल्टीमीडिया परियोजनाओं के माध्यम से सैनिकों और योद्धाओं की वीरतापूर्ण कहानियों को रचनात्मक रूप से प्रस्तुत करेंगे। वीर गति 4.0, यानी यहाँ वीर गाथा रहेगा, वीर गाथा 4.0 कार्यक्रम का संचालन वर्ष 2024-25 में किया गया था
पहली बार 2021 में संचालन हुआ था, ठीक है, लेकिन 4.0 का संचालन 2024-25 में हुआ था। 100 राष्ट्रीय विजेताओं को सुपर 100 के रूप में शिक्षा मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से सम्मानित किया जाएगा। इसमें 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा 100 लोगों को चुन करके, 100 छात्रों को चुन के। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कौन सा है? क्या है भाई? कथन है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण देश में पहली बार राष्ट्रीय राजमार्ग पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इसे सबसे पहले दिल्ली सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जाएगा। ये भी बिल्कुल सही हो जाता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग भारतमाला परियोजना के तहत बनाया गया है, जो दिल्ली सहारनपुर वाला, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई की अगर बात की जाए तो 1,46,000 किलोमीटर है, ठीक है। और दिल्ली सहारनपुर राजमार्ग पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत 4 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित किया जा रहा है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 239 किलोमीटर। कितनी? 239 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस राज्य में पराली प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है तथा राज्य में पराली जलाने की घटना में 77% की कमी आई है। ये बड़ी उपलब्धि है कि जो राज्य पराली जलाने के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता था, उसी में इतनी भारी कमी पराली प्रबंधन में या पराली जलाए जाने की घटना में आई है। तो वो राज्य हमारा कौन सा है? हरियाणा है। ठीक, इसमें और व्याख्या जानने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस देश ने घोषणा की है कि वह दक्षिण अफ्रीका में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेगा? तो ये अमेरिका ने। अमेरिका क्यों नहीं भाग ले रहा? उसने कहा है कि दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकनर्स पर जो है अत्याचार हो रहा है। अफ्रीकनर्स कौन है? अफ्रीकनर्स जो है ये साउथ अफ्रीका में अल्पसंख्यक समुदाय है, ठीक है। तो इस पर मतलब क्योंकि ये आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है, G20 का आयोजन इस बार का 2025 का, इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने निराशा व्यक्त की है और वो इस पे मतलब इसमें शामिल नहीं होने का उन्होंने फैसला किया है। ठीक, अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका में मानवाधिकारों के हनन का आरोप लगाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि जब तक देश में अफ्रीकी जाति के अल्पसंख्यक समूह के खिलाफ मानवाधिकारों का हनन जारी रहेगा, तब तक कोई भी अमेरिकी अधिकारी शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेगा। वर्ष 2026 का G20 शिखर सम्मेलन फ्लोरिडा, अमेरिका में आयोजित किया जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जो सम्मेलन हो रहा है उसकी थीम है एकजुटता, समानता और स्थिरता। क्या थीम है उसकी? एकजुटता, समानता और स्थिरता। ये याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दक्षिण अफ्रीका ने 1 दिसंबर 2024 को G20 की अध्यक्षता ग्रहण की थी तथा 22-23 नवंबर 2025 को जोहान्सबर्ग में शिखर सम्मेलन की मेजबानी ये कर रहा है। कब कर रहा है? 22-23 नवंबर को, ठीक है, 22-23 नवंबर को। और इसकी थीम क्या है? थीम इसकी है एकजुटता, समानता और स्थिरता। आज का हमारा अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? भारत की गैर लाभकारी संस्था एजुकेट गर्ल्स को प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। बिल्कुल सही है। इसकी घोषणा 31 अगस्त को हुई थी। ये भी बिल्कुल सही है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में शुक्रवार को एक औपचारिक समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। ये भी बिल्कुल सही है। तीनों स्टेटमेंट इसमें सही हैं। तो एजुकेट गर्ल्स संस्था की स्थापना 2007 में हुई थी। यह संस्था उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश के 30,000 से ज़्यादा गाँवों में काम कर रही है, ठीक है, लड़कियों की शिक्षा को लेके। और इसका उद्देश्य क्या है? गरीबी और निरक्षरता के कुचक्र को तोड़ना। ठीक, इसकी संस्थापक की बात की जाए, सफीना हुसैन इसकी संस्थापक हैं एजुकेट गर्ल्स की।
अगला क्वेश्चन है कि एक अध्ययन के मुताबिक चीन के बाद किस देश में किडनी मरीजों के सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए हैं? तो ये भारत में दर्ज किए गए हैं। द लैंसेट की रिपोर्ट है, ठीक है। द लैंसेट एक प्रतिष्ठित पत्रिका है, उसकी ये रिपोर्ट है कि चीन के बाद भारत में सबसे ज़्यादा किडनी मरीजों की संख्या है। तो द लैंसेट पत्रिका में प्रकाशित एक वैश्विक अध्ययन के अनुसार वर्ष 2023 में भारत में क्रोनिक किडनी रोग वाले मरीजों की संख्या 13.8 करोड़ थी, जो चीन के 15.2 करोड़ के बाद दूसरे स्थान पे है, ठीक। इस बीमारी को विश्व में मौत का 9वां सबसे बड़ा कारण बताया जाता है और वर्ष 2023 में इसे 15 लाख लोगों की जान गई थी। कितने लोगों की? 15 लाख। सबसे ज़्यादा मामले उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में 18% और दक्षिण एशिया में 16%, यानी उत्तरी अफ्रीका और पश्चिम एशिया में कुल मिला के 18% मामले दर्ज किए गए हैं और दक्षिण एशिया में अकेले 16% मामले दर्ज किए गए हैं क्रोनिक किडनी डिजीज के, ठीक है। और यह दिल की बीमारी का, हार्ट की बीमारी का एक बड़ा कारण होती है। अगला क्वेश्चन है कि द 11th आवर किसकी पुस्तक है? तो ये सलमान रुश्दी की पुस्तक है, इसको याद रखिएगा। ये मृत्यु के समय के दिमाग में आ रहे विचारों के विषय में ये पुस्तक बात करती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, विशेष करके यूपी पीसीएस में या आरओ में, आपके आरओ मेंस में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आज का हमारा क्या है कि 9 नवंबर को कौन सा राज्य अपनी स्थापना दिवस का रजत जयंती समारोह मना रहा है? तो उत्तराखंड। देखिए, मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी, छत्तीसगढ़ की 1 नवंबर को, ठीक, 1 नवंबर को। उसके बाद उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया था, कब? 9 नवंबर को 2000 में, सन 2000 में, ये भी सन 2000 में, ठीक। तो 2000 में ये राज्य स्थापित हुए थे, तो 25 चल रहा है, तो इनको 25वां साल इनका चल रहा था, इसीलिए अपना क्या मना रहे हैं? रजत जयंती समारोह मना रहे हैं। और झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? झारखंड की, तो ये हुई थी 15 नवंबर को, ठीक है। ये 3 राज्य सन 2000 में बनाए गए थे। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को, उत्तराखंड 9 नवंबर को और झारखंड 15 नवंबर को। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ आज अपना रजत जयंती समारोह मना रहा है और इसके रजत जयंती समारोह में पीएम मोदी भाग ले रहे हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के भारत जोन 3 में 22वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया गया है? तो ये उद्घाटन नागालैंड में किया गया है, ठीक है। भारत जोन 3 के 22वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन ओम बिरला द्वारा नागालैंड में। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों के पीठासीन अधिकारी, सांसद और विधायक भाग ले रहे हैं। इस सम्मेलन का विषय है नीति, प्रगति, जनता, परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में विधानमंडल। फिर से विषय क्या है? नीति, प्रगति, जनता, परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में विधानमंडल, ये इस कार्यक्रम का विषय है। लोकसभा सचिवालय के अनुसार यह कार्यक्रम क्षेत्रीय सहयोग और संसद की सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने तथा पूर्वोत्तर के लिए बुनियादी ढांचे के विकास और एक्ट ईस्ट नीति जैसे विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है कि सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट कहाँ हो रहा है? तो ये मलेशिया के इपोह में हो रहा है, इपोह में, ठीक है। और इसमें भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसको बनाया गया है? 23 नवंबर से ये आयोजन शुरू हो रहा है। 7 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। भारत, जर्मनी, बेल्जियम, मलेशिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और साउथ कोरिया, ये 7 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। भारत, जर्मनी, बेल्जियम, मलेशिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और साउथ कोरिया। और इस टूर्नामेंट में जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं हरमनप्रीत सिंह, इनको आराम दिया गया है और संजय राणा को भारतीय हॉकी टीम का कप्तान सुल्तान अजलान शाह के लिए नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आज के हमारे करंट अफेयर समाप्त होते हैं। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। जल्दी ही हम और भी उपयोगी करंट अफेयर्स
जो सीधे न्यूज़पेपर से आते हैं उनका विश्लेषण करने की भी योजना बना रहे हैं। उस पर जो भी अपडेट होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और लाभान्वित होइए। धन्यवाद।